वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे ऑल रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। सभी रिलेटिव प्रोनाउन डिटेल में इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं और रिलेटिव प्रोनाउन बेसिक टू एडवांस इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, वो नहीं जानते रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और जो एडवांस लर्नर है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसे हैं। वो प्रोनाउन या सर्वनाम जो किसी नाउन मतलब संज्ञा के बारे में और अधिक जानकारी दे या दूसरे कथन से उस नाउन मतलब संज्ञा या प्रोनाउन मतलब सर्वनाम का संबंध बताए, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, दिस इज द मैन whom I helped yesterday। मतलब ये वही आदमी है जिसकी मैंने कल मदद की थी। इस वाक्य में मैन जो एक नाउन है मतलब संज्ञा है, whom रिलेटिव प्रोनाउन है जो मेरा उस आदमी से क्या संबंध बता रहा है, मतलब ये वही आदमी जिसकी मैंने मदद की थी। ठीक है, तो ये whom एक रिलेशन बता रहा है। क्या रिलेशन बता रहा है? उस आदमी से और मेरा संबंध बता रहा है कि वही आदमी है जिसकी मैंने कल मदद की थी। ठीक है, तो आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन इतना समझ में आ गया कि किस प्रकार से काम करता है। अब मैं आप लोगों को इसकी लिस्ट दिखा देता हूँ। अब देखिए, लिस्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। हम हु का यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, जिसका हिंदी सेंस आता है जो, ये व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। और हुम का यूज़ भी हम करते हैं व्यक्ति के लिए, जो सेंस आता है। विच का यूज करते हैं जो फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि निर्जीव वस्तुओं के लिए, और जानवरों के लिए हम विच का भी यूज़ कर लेते हैं। और वट का यूज हम करते हैं जो सेंस में या जो कुछ सेंस में, नॉन लिविंग थिंग्स और थॉट्स के लिए, मतलब निर्जीव वस्तुओं और विचारों के लिए। डैट का यूज़ करते हैं जो के सेंस में। और हुज का यूज़ करते हैं जिसका, जिसके या जिनके के सेंस में। तो देखिए, ये एक डिटेल वीडियो है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज के बाद आप लोगों को कभी भी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन परेशान नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, एक बार देखें, पूरा देखें। देखिए, ये वही आदमी है जो सब्जी बेचता है, तो हम कहते हैं दिस इज द मैन, मतलब ये वही आदमी है हु सेल्स वेजिटेबल्स। हु का प्रयोग हम वही करेंगे जहां पर सब्जेक्ट नहीं है। जैसे इस वाक्य में दिस इज द मैन हु सेल्स वेजिटेबल्स है, तो अब इस वाक्य को बांटते हैं। जैसे कि दिस इज द मैन, जैसे हम कर देते हैं दिस इज द मैन, अब हु हटाया हमने, तो यहाँ सेल्स वेजिटेबल आ गया सेकंड सेंटेंस। तो ये सेंटेंस तो बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, जहां पर सब्जेक्ट ना हो वहां पर हम संबंध दिखाने के लिए हु का यूज करेंगे व्यक्ति के लिए। तो आप देखेंगे कि दूसरा वाक्य अधूरा है, मतलब दूसरे वाक्य में कोई सब्जेक्ट मतलब कर्ता नहीं है। तो हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर, या हम कह सकते हैं मेन वर्ब से पहले हु का प्रयोग ही करते हैं। ये सेंटेंस इस प्रकार से बन जाता है, ये वही आदमी है जो सब्जी बेचता है, तो हम कहते हैं दिस इज द मैन हु सेल्स वेजिटेबल्स। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए, लड़की जो खाना बना रही है उसकी बहन है, खाना बनाने वाली लड़की उसकी बहन है, ऐसे कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सेंटेंस का। तो हम बोलते हैं द गर्ल, मतलब लड़की, हु इज कुकिंग, जो खाना बना रही है, इज हिज सिस्टर, उसकी बहन है। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। तो इस वाक्य में हु इज कुकिंग कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है हु इज कुकिंग, बल्कि ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है जो लड़की के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट की तरह, जैसे लिखे सी इज कुकिंग, वो खाना बना रही है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से यूज हुआ है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की तरह, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर हम हु का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो लड़की, जो का सेंस आ रहा है, बना रही है। ठीक है, जो बना रही है, इज हिज सिस्टर, उसकी बहन है। लड़की जो खाना बना रही है उसकी बहन है। द गर्ल हु इज कुकिंग इज हिज सिस्टर। अब देखिए, आप इस वाक्य को इस प्रकार भी बना सकते हैं, द गर्ल इज हिज सिस्टर हु इज कुकिंग। ठीक है, इस प्रकार से बना ले। दिस इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, अब ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है,
अगर हम इस प्रकार से बनाते हैं, द गर्ल इज हिज सिस्टर, लड़की उसकी बहन है, हु इज कुकिंग, जो खाना बना रही है। अब इस वाक्य को समझिए, द गर्ल इज हिज सिस्टर, मतलब लड़की उसकी बहन है। ये तो इस वाक्य से साफ पता चल गया। अब लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, हु इज कुकिंग, मतलब वो खाना बना रही है। तो यहाँ पर हु इज कुकिंग रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो छोटी सी चीज यहाँ पर समझे, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज वर्सेस नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में अंतर क्या होता है। जिस वाक्य में कोमा, ठीक है, ये वाला निशान का निशान लगाते हैं, वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है। जैसे द गर्ल हु इज कुकिंग इज हिज सिस्टर, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। और देखिए डिफाइनिंग क्लॉज किसे कहते हैं, जिस वाक्य में हम कोमा मतलब ये वाला निशान नहीं लगाते हैं, वह डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है। जैसे द गर्ल इज हिज सिस्टर हु इज कुकिंग, यहाँ कोई कोमा नहीं यूज किया गया, ये डिफाइनिंग क्लॉज है। अब देखिए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बराबर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब आपको एक और बात जाननी जरूरी है, हु के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या होनी चाहिए, मतलब हु इज होनी चाहिए, या हु आर होनी चाहिए, या हु वॉज होनी चाहिए, या हु वर होनी चाहिए। नीचे वाले वाक्य देखें, जो लड़का यहाँ आ रहा है वो मेरा दोस्त है, तो हम बोलते हैं द बॉय हु इज कमिंग हेयर इज माई फ्रेंड। ठीक है, या फिर इस प्रकार से बोल सकते हैं, द बॉय इज माई फ्रेंड हु इज कमिंग हेयर। ठीक है, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। अब देखिए जो लड़के यहाँ आ रहे हैं वो मेरे दोस्त है, तो यहाँ प्लूरल की बात हो रही है, यहाँ एक से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, तो हम हु आर का यूज करेंगे। जैसे द बॉयज हु आर कमिंग हेयर आर माई फ्रेंड्स, द बॉयज आर माई फ्रेंड्स हु आर कमिंग हेयर। तो ऊपर वाले वाक्यों में आपने देखा, अगर वाक्य में नाउन मतलब संज्ञा एक वचन है तो हमने हु इज का प्रयोग किया, और यदि नाउन प्लूरल मतलब बहुवचन है तो हमने हु आर का यूज किया प्रेजेंट के लिए, हु इज हु आर। इसी प्रकार पास्ट में अगर वाक्य में नाउन मतलब संज्ञा एक वचन है तो हम हु वॉज का प्रयोग करते हैं। अगर संज्ञा जो है नाउन जो है बहुवचन है तो हम हु वर का यूज करते हैं, सिंपल। देखिए तो नाउन के बाद हम हु का यूज करते हैं। जैसे जो लड़की काम कर रही है वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो हम बोलते हैं द गर्ल मतलब लड़की जो हु इज वर्किंग जो काम कर रही है इज हिज गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, इसी प्रकार से यह वह आदमी है जिसने मुझे कल बुलाया था, दिस इज द मैन ये वो आदमी है, हु जिसने कॉल्ड मी यस्टरडे मुझे कल बुलाया था। तो यहाँ पर देखिए हु का यूज हम एक संज्ञा के बाद कर रहे हैं। यहाँ पर गर्ल क्या है, एक नाउन है, यहाँ मैन क्या है, एक नाउन है। मेरे पास बहुत से दोस्त हैं जो शिक्षक हैं, तो हम बोलते हैं आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु आर टीचर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, नाउन है। अब नीचे देखिए अगर वाक्य में केवल जो, ठीक है, जो सेंस आए हो और किसी व्यक्ति के लिए हो तो हम प्रयोग करते हैं, नीचे देखिए वन हु मतलब सिंगुलर के लिए मतलब खाली जो हो, ठीक है, और दोज हु प्लूरल के लिए। जैसे अगर हमें ये कहना हो जो भगवान से प्रार्थना करता है उसे शांति मिलती है, तो यहाँ पर सिर्फ जो आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं वन हु प्रेज टू गॉड फाइंड्स पीस। जो कोशिश करते रहते हैं उन्हें सफलता मिलती है, तो हम बोलते हैं करते रहते हैं, यहाँ पर प्लूरल की। दोज हु कीप ट्राइंग गेट सक्सेस। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए जो ये किताब पढ़ता है, यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है। जो ये किताब पढ़ता है वह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखता है। वन हु रीड्स दिस बुक लर्न्स बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जो भी ये किताब पढ़ते हैं वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। यहाँ पर प्लूरल मतलब बहुवचन की बात हो रही है, तो आप बोलेंगे दोज हु रीड दिस बुक लर्न बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जो मेहनत करता है वो सफलता प्राप्त करता है। वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस।
जो मेहनत करते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। तो हम कहते हैं दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। ठीक है, तो आप लोगों ने वन हु और दोज हु भी सीख लिया। अब देखिए नेक्स्ट, हुम का यूज हम किस प्रकार से करते हैं, जो, जिसे, जिसकी, जिसको, इस सेंस में। ठीक है, और ये हम व्यक्ति के लिए ये भी यूज करते हैं। हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, जैसे जो, जिसकी, जिसे, जिसको। हुम का प्रयोग मानव के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, अर्थात इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग आवश्यक होता है। मतलब कि इसके बाद जरूर ही एक सब्जेक्ट आएगा। आप हुम की जगह हु का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हु की जगह हुम का प्रयोग नहीं कर सकते सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। अब नीचे देखें, जैसे ये है वाक्य, ये वही आदमी है जिसकी कल मैंने मदद की। तो हम इसे बनाते हैं दिस इज द मैन हुम आई हेल्प्ड यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर हुम किसके बारे में बता रहा है, उस आदमी के बारे में जिसकी मैंने मदद की। ठीक, ऑब्जेक्ट के बारे में। जिस आदमी को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मेरे पापा ही है। तो हम इस वाक्य को बना सकते हैं द मैन हुम या हु, दोनों में से किसी का भी यूज करें। आई लव मोस्ट इज नो अदर देन माई फादर। अब देखिए, जिस लड़की से मैं कल मिला था वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो हम इसे बनाते हैं द गर्ल हुम या हु आई मेट यस्टरडे इज माई गर्लफ्रेंड। तो किसके बारे में बात हो रही है, जिस लड़की से, मतलब मैं मिला था किससे, जिस लड़की से। तो जिस लड़की जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हुम या हु दोनों में से किसी का भी यूज करें पता लगाने के लिए या फिर उसके बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक है, देखिए, जिस लड़के को मैंने आमंत्रित किया है वो मेरा दोस्त है। द बॉय हुम आई हैव इन्वाइटेड इज माई फ्रेंड। यहाँ पर हु का भी यूज कर सकते हैं। ये टिल्लू है जिससे तुम गांव में मिले थे। देखिए, ये टिल्लू है जिससे तुम गांव में मिले थे। दिस इज टिल्लू हुम यू मेट इन द विलेज। जिस लड़के को तुमने बाजार में देखा वो मेरा भाई था। द बॉय हुम यू सॉ इन द मार्केट वॉज माई ब्रदर। देखते जाइए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो जल्दी जल्दी करते हैं। तुम उस लड़के को अच्छे से जानते हो जिसे मैं यहाँ बुलाता हूँ। यू नो द बॉय वेरी वेल whom I call here। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिससे तुम कल ऑफिस में मिले थे। I'm talking about the one whom you met yesterday in the office। जो लड़का वहाँ खेल रहा है वह मेरा भाई है। The boy who is playing there is my brother। आप इस वाक्य में whom का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। The boy who is playing, जो वहाँ खेल रहा है। तो जो अगर हम यहाँ पर हु की जगह ही कर दे, ठीक है, या कोई नाउन लगा दे, जैसे रामू श्यामू, सामू इज प्लेइंग। ठीक है, श्यामू इज प्लेइंग, तो श्यामू खेल रहा है। तो श्यामू कौन है, एक नाउन है, संज्ञा है, और क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये हु सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। द बॉय, ठीक है, इस बॉय के बारे में बात कर रहा है। द बॉय हु इज प्लेइंग, जो लड़का खेल रहा है, देयर, वहाँ, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो ये हुम से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हुम केवल ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं देता। ठीक है, लेकिन हु जो है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में जानकारी दे सकता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए विच का यूज हम कब करते हैं। विच का यूज हम करते हैं जो या जिसे के सेंस में फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए या जानवरों के, एनिमल्स के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल है, ये रहा वो सिक्का जो मुझे कल मिला था। हेयर इज द कॉइन विच आई फाउंड यस्टरडे। वो किताब जिसे मैंने कल खरीदी फटी हुई है। द बुक विच आई बॉट यस्टरडे इज टॉर्न। यही जूते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। दिस इज द शूज विच आई लाइक मोस्ट। जो दूध का गिलास मम्मी दे के गई है वो मुझे ला कर दो। ब्रिंग मी द ग्लास ऑफ मिल्क विच द मॉम लेफ्ट फॉर मी। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ब्रिंग मी द ग्लास ऑफ मिल्क डैट मदर लेफ्ट फॉर मी। तो डैट भी यहाँ पर जो का काम कर रहा है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए,
तो आप समझ सकते हैं कि जहां भी हम विच का प्रयोग करें वहां हम डैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। और डैट का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जा सकता है। जैसे नीले रंग की जो बाइक है वो मेरी है। द बाइक विच इज इन ब्लू कलर इज माइन। जो कुत्ता उस पार्क में है वो बबलू अंकल का है, तो हम बोलते हैं द डॉग विच इज इन दैट पार्क बिलोंग्स टू बबलू अंकल। जो मोबाइल टेबल पर पड़ा है वो मेरा है। द मोबाइल विच इज लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। तो जहाँ पर भी निर्जीव वस्तुओं की बात हो या जीवित वस्तुओं की बात हो, विच की जगह हम डैट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दें, जब हम किसी नाउन मतलब संज्ञा की बात करें, जैसे राम का है, सैमसंग का है, अंकल का है, तो हम बिलोंग्स टू का और फिर उस कंपनी या व्यक्ति का नाम लिखेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है। तो देखिए जो मोबाइल टेबल पर पड़ा है वो रूपमती का है। द मोबाइल विच इज लाइंग ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रूपमती। ठीक है, इस प्रकार से कहेंगे। जो मोबाइल टेबल पर पड़ा है वो सैमसंग का है या सोनी इरेक्सन का है, इस प्रकार से बोल सकते हैं, नोकिया का है। द मोबाइल विच इज लाइंग ऑन द टेबल बिलोंग्स टू सैमसंग। मैं वो किताब पढ़ चुका हूँ जो तुमने मुझे दी थी। आई हैव रेड द बुक विच यू गेव मी। जो खाना तुमने मुझे बनाने को कहा था वो मैंने बना लिया है। आई हैव कुक द फूड विच यू टोल्ड मी टू कुक। या फिर हम कह सकते हैं द फूड विच यू टोल्ड मी टू कुक आई हैव कुक्ड। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। व्हाट का प्रयोग हम केवल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं और विचारों मतलब थॉट्स के लिए करते हैं। ध्यान रहे जब वाक्य में किसी एंटीसीडेंट का प्रयोग ना हो तभी हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब ये एंटीसीडेंट क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिसका इलाज नहीं किया जा सकता सहन करना पड़ता है। इस वाक्य में एंटीसीडेंट नहीं है, मतलब व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना पड़ता है। इस वाक्य में एंटीसीडेंट है, मतलब बीमारी। ठीक है, जिस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना पड़ता है। द डिसीज डेट या विच दोनों में से किसी का भी यूज करें। कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। इसमें क्या है, इसमें ना बीमारी है ना कोई नाम है, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, तो इसी को एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इस वाक्य में जिस बीमारी, और यहाँ क्या है, जिसका इलाज। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक नाउन की ही बात की जा रही है, ऐसा कह सकते हैं। तो वो जो चाहता है खरीदता है, वो क्या चाहता है यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन हम नाउन एनीथिंग की कल्पना कर सकते हैं। He buys what he wants। वो खरीदता है जो कुछ वो चाहता है। मैंने वो सब किया जो तुम्हारे लिए कर सकता था। इस वाक्य में एंटीसीडेंट है, मतलब वो सब। ठीक है, वो सब, मैंने वो सब किया। तो I did all that I can do for you। मैंने किया जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था। इस वाक्य में एंटीसीडेंट नहीं है, मैंने किया जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया मैंने ये बताया ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस वाक्य में एंटीसीडेंट नहीं है। आई डिड व्हाट आई कैन डू फॉर यू। वो जो कहता है अच्छा है। व्हाट ही सेज इज गुड। वो तुम्हारे बारे में जो कहता है सही है। व्हाट ही सेज अबाउट यू इज राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को डैट और व्हाट में अंतर पता चल रहा होगा, और विच में। ठीक है, वो जो कमाता है खर्च कर देता है। What he earns is spent। अब लास्ट है डैट, जो कि अब डिटेल में आप लोग जानने वाले हैं। तो देखिए हम डैट का प्रयोग लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं। डैट इज व्हाट आई वांट, तो यहाँ पर व्हाट का यूज कर रहे हैं। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री के बाद डैट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ये सबसे अच्छा है जो हमें जरूर करना चाहिए। इट इज बेस्ट डैट वी मस्ट डू। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पर बेस्ट, उसके बाद हमने यूज किया डैट। इतना क्लियर है। साथ ही साथ कुछ खास शब्द जैसे ऑल, सेम, ओनली, नन, नथिंग, मच, समबडी, एवरीवन, एनी, एनीबॉडी, इनके साथ डैट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जो सफल होता है वो हमेशा निष्पक्ष नहीं होता है। ऑल डैट सक्सीड्स
इज ऑलवेज नॉट फेयर। यहाँ कुछ भी नहीं है जो दर्शकों के ध्यान को आकर्षित कर सके। देयर इज नथिंग हेयर दैट कैन अट्रैक्ट द ऑडियंस अटेंशन। वहाँ कुछ भी नहीं है जो मुझे वहाँ जाने से रोक सकता है। देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देयर। ये वही कुत्ता है जो मैंने कल देखा था। दिस इज द सेम, मतलब ये वही कुत्ता है, डॉग, ठीक है। डैट जो आई सॉ यस्टरडे, क्या ये वही घर है जो आप बता रहे थे। इज दिस द सेम, यहाँ पर ये एम है। इज दिस द सेम हाउस डैट यू वर टेलिंग। अब देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होने के बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में केवल डैट का ही प्रयोग करना चाहिए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कुछ इसी प्रकार से है, हु, व्हाट, हुज, ठीक है। इनके बाद डैट का प्रयोग करते हैं। क्या कारण है जो वह यहाँ नहीं आया है, तो हम कहते हैं व्हाट इज द रीजन डैट ही हैज़ नॉट कम हेयर। क्या है जो उसे नहीं करना चाहिए। व्हाट इज इट दैट ही शुड नॉट डू। क्या है जो तुम नहीं कर सकते हो। व्हाट इज इट दैट यू कैन नॉट डू। ये किसकी चित्रकारी है जो सुंदर दिखती है। हुज पेंटिंग इज दिस दैट लुक्स ब्यूटीफुल। अगर वाक्य में व्यक्ति या जानवर की बात हो तो डैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पर्सन एंड एनिमल्स प्लस डैट। आदमी और उसके कुत्ते को जो सिनेमा हॉल में घुसे गार्ड द्वारा पकड़ लिए गए, ठीक है, यह गया। द मैन एंड हिज डॉग entered द सिनेमा हॉल वर caught बाय गार्ड्स, गार्डों द्वारा। अब देखिए, हुज का यूज करते हैं जिसका या जिसके के सेंस में, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, पजेशन दिखाने के लिए। जैसे मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है, तो आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। ये वही आदमी है जिसका कुत्ता बहुत प्यारा है। दिस इज द मैन हुज डॉग इज वेरी क्यूट। तो अधिकार बता रहा है कि किसी का कुछ है। जैसे वो कार जिसका रंग काला है सुंदर दिखता है। द कार हुज कलर इज ब्लैक लुक्स ब्यूटीफुल। वो कुर्सी जिसकी टांगें टूटी हुई है वो बाहर पड़ी हुई है। द चेयर हुज लेग्स आर ब्रोकन इज लाइंग आउटसाइड। लास्ट एग्जाम्पल है, वो किताब जिसके पन्ने फटे हुए हैं तुम्हारी है। द बुक हुज पेजेस आर टॉर्न इज योर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने सभी रिलेटिव प्रोनाउन को, जितने भी मैंने आप लोगों को लिस्ट दिखाई थी, उन सभी को अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस किस सिचुएशन में हम इनका यूज़ करते हैं और किस किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर हम हु का यूज़ कर सकते हैं, हुम का यूज़ कर सकते हैं, विच का, व्हाट का, डैट का, हुज का कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एम करता हूँ सिर्फ 1000 लाइक के, तो 1000 लाइक तो कर ही देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।